Hello guys, welcome back on this PT Pointer History series by me Shreyansh Nigum. I am the faculty of history and your educator on Ashish Malik IAS Academy YouTube channel. So guys, आज की इस पार्ट नंबर 2 ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू मच मोर अबाउट द रॉ मटेरियल्स लाइक द कॉटन, लाइक आयरन एंड मैनी अदर थिंग्स. ठीक है, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही एक बेस रूट लेवल होती है. बिकॉज विदाउट रॉ मटेरियल कोई भी बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है. सो उसके ही बारे में आज हम लोग इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर देखिएगा. यू विल गेट अ लॉट टू लर्न अबाउट दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. सो गाइस, अगर अभी तक कि आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस पार्ट ज़रूर से देखिए. द होल प्लेलिस्ट इज ऑन दिस आशीष मलिक IAS Academy यूट्यूब चैनल. इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ यू. तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा उसको. एंड ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग UPSC सिविल सर्विसेज 2020, 2021 और 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो मैं बता दूं दैट रिसेंटली 4 epic batches have recently started on 3rd of August on an Academy Plus platform. So those who want to join Plus platform can use this code Ashish Malik 10. Guys, I personally recommend you that this code is very much important for you while taking your subscription fees. Guys, this code will because give you instant 10% discount on your subscription fee, which I feel very much important to tell. एंड आपके लिए भी बहुत इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होने वाला है. तो प्लीज़ आप इस कोड को ज़रूर से इस्तेमाल करें वाइल टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन फीस. ओके. सो अदर इम्पॉर्टेंट थिंग for you all, a big announcement that Disha 365 current affair books volume 1 and as well as volume 2, which you can see here, gives you variety of options. Like they give you prelims and mains practice sets, so to analyze your overall preparation. They gives you prelims snippets for the quick revision, जो कि बहुत important है for ताकि आप फटाक से अपना रिविजन कर सकें किसी भी टॉपिक का. एज वेल एज आपको MCQ मिलते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन, गुड एक्सप्लेनेशन, जिसके ऊपर आप कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं. पूरा UPSC ओरिएंटेड है. सो कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू परचेज दिस बुक एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, सो आप परचेज कैसे करेंगे? सो गाइज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड ऑल्सो दीज बुक्स आर हाईली रिकमेंडेड. सो दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart एज वेल. तो आप वहाँ से जाकर के इन बुक को आराम से परचेज कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से परचेज करिए. बिकॉज ये आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बहुत मदद करने वाली है. एंड ऑल्सो वेरी बिग अनाउंसमेंट दैट रिसेंटली अभी आशीष मलिक सर की एक न्यू बुक आई है, जो कि है एक्चुअली 1000 मोस्ट प्रोबेबल IAS प्रीलिम्स MCQs एंड अलॉन्ग विथ यू कैन सी 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मदद ये मिलेगी दैट यू कैन गेट एन ओवरव्यू, गेट एन लुक दैट कैसी क्वेश्चन UPSC में पूछे जाते हैं. और साथ में बाय दीज 3 बुक्स मीन्स वॉल्यूम 1 of Disha 365, volume 2 as well as this 1000 most probable IAS prelims MCQs, you can cover 70% syllabus of your paper. So it is a very big deal. तो आप प्लीज़ इसको जल्द से जल्द परचेज ज़रूर करें. अब थोड़ा सा अपनी इस सीरीज़ के बारे में आपको बता दूं, PT पॉइंटर सीरीज़ की. राइट नाउ आई एम टीचिंग यू क्लास 11th NCERT हिस्ट्री, और बहुत ही एकदम डिस्क्रिप्टिव बेसिस में मैं पढ़ा रहा हूँ. हर एक थीम के पार्ट्स बन रहे हैं सो दैट कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए. पूरी क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन को मैं पैरेलली रन कर रहा हूँ फॉर यू ऑल. ओके, सो फॉलोइंग दिस सीरीज वी विल बी गेटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. देन ऑल्सो पैरेलली यू कैन आई एम टेलिंग यू अबाउट द टाइमलाइन. एंड राइट नाउ अभी हम लोग तो 1700 से लेकर के 2000 की टाइमलाइन के बारे में पढ़ ही रहे हैं, जिसका आज ये दूसरा पार्ट है. तीसरा पार्ट है ये. प्रॉपर यूसेज ऑफ कीवर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो. एंड ऑल्सो टॉपिक वाइज क्वेश्चन. ठीक है, सो टेलीग्राम चैनल अगर अब तक की गाइज आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. एंड ऑल्सो दिस इज द पार्ट नंबर 3 ऑफ अ टाइम लाइन, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही है. सो दिस इज पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 ऑफ टाइम लाइन एंड ऑल्सो पार्ट नंबर 2 ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ठीक है, सो आप ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट करिए और पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सम लुक ऑफ दैट टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो सिटी का एक पेंटिंग ड्रॉ करी गई, जिसमें जहाँ पे काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस हॉर्सेज, दिस रोड्स, दिस ब्रिजेज एंड these chimneys are showing industries, factories
ठीक है। उसके अलावा वाटर रिसोर्सेज इज ऑल्सो अवेलेबल, देन डेंसली फॉरेस्ट एरियाज वर ऑल्सो अवेलेबल। तो कहीं ना कहीं एक ओवरलुक, एक व्यू क्रिएट करने की कोशिश करी गई कि उस टाइम के टाउन किस तरीके से हुआ करते थे, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हुआ करता था वहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे हैबिटेशन भी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इससे हम लोग को कहीं ना कहीं गैदर हो रही है, ठीक है। सो अब जैसे मैंने आई टोल्ड यू अर्लियर दैट हम लोग आज बेसिकली रॉ मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक कोल एंड आयरन। देखिए कोल एंड आयरन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दो ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो कि बेसिस होते हैं। देखिए किसी भी इंडस्ट्री में आयरन के बिना कोई मोस्टली ठीक है, मोस्टली कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आयरन इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर एनी लाइक मशीन प्रोड्यूसिंग। अगर कोई मशीन प्रोड्यूस कर रही है, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, तो उसके लिए आयरन की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एंड ऑल्सो एनर्जी एफिशिएंट होने के लिए, एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें कोल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में ही। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में बिना देरी के। सो इंग्लैंड वॉज फॉर्चुनेट इन दैट कोल। यहाँ पे पहली चीज़ तो इंग्लैंड, जो कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में गाइस पढ़ाया हुआ है, आप प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर रेफर करें कि ब्रिटेन ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है पूरे इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बेसिस का। सो उसका एक पूरा रीज़न उसमें मैंने आपको वहाँ पे दिया है, जो कि पूछा जा सकता है आपकी यूपीएससी में। तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी उसको देख सकते हैं। सो इंग्लैंड वॉज फॉर्चुनेट इन दैट कोल and iron ore, the staple materials for mechanization were plentifully available. So आप यहाँ पे सिंपली रीज़न देख सकते हैं कि इंग्लैंड जो था वो कल मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोल एंड आयरन और जो दो मेन एफिशिएंट रॉ मटेरियल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मैकेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए प्लेंटीफुल बेसिस पे अवेलेबल हैं। as other metals like lead, copper and tin were also available at that time. और ये कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं लाइक लेड, कॉपर, टिन, कोल, आयरन और जो कि एफिशिएंटली और मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, दैट वर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फ्रीक्वेंटली। हाउएवर अंटिल द 18th सेंचुरी, अब देखिए यहाँ पे हमको 18th सेंचुरी की जो बात बताई जा रही है, देयर वाज ए स्कार्सिटी ऑफ यूजेबल आयरन, means there was some sort of scarcity. Then why do this scarcity appear when there was already plentiful availability is there? So iron is drawn out from ore as pure liquid metal। एक प्योर लिक्विड मेटल के फॉर्म में उसको कह सकते हैं कि जिसको जो एक्चुअली प्रोसेस जो होता है वो स्मेल्टिंग होता है। आपको इसमें प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बन सकता है, वो स्मेल्टिंग इज रिलेटेड टू विच मेटल, या फिर कुछ भी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बना पूछा जा सकता है। आयरन इज ड्रॉन आउट from ore as per liquid metal as by a process of smelting. Then for centuries charcoal from burnt timber was used for the smelting across। ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आयरन जो है इसको अगर ड्रॉन करना होता था तो उन्हें पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हाईली कहीं ना कहीं एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करके उसको गलाना पड़ता था एंड उसको स्मेल्टिंग के बेसिस से कहीं वो एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है। Then after this had several problems. Charcoal was too fragile to transport first of all across long distance. Its impurities produced poor quality iron, and also it was in short supply because forest had been destroyed for timber। जो फॉरेस्ट होते थे वो टिम्बर के लालच से, टिम्बर क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छी वुड मानी जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं टिम्बर के लालच से फॉरेस्ट को भी काट दिया गया था। एंड इट कुड नॉट जनरेट हाई टेम्परेचर। दूसरी चीज़ ये भी थी कि स्मेल्टिंग के प्रोसेस के लिए एक हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। उस हाई प्रेशर के उस हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए ये सुटेबल नहीं दिख रहा था। द आयरन इंडस्ट्री देन केम टू बी कंसनट्रेटेड इन स्पेसिफिक रीजन्स एज इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ कोल माइनिंग एंड आयरन स्मेल्टिंग। Britain was lucky in possessing excellent coking coal and high grade iron ore in the same basins or even the same seams। तो ब्रिटेन जो था उसमें दोनों की अवेलेबिलिटी एक अच्छे पॉजिटिव वे में हमें यहाँ पे दिखती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलेंट हमें कोकिंग कोल भी देखने को मिलता है और हाई ग्रेड आयरन भी देखने को मिलता है, वो भी सेम बेसिन में। ठीक है। दीज बेसिन्स वर ऑल्सो क्लोज टू पोर्ट्स। देयर वर 5 कोस्टल कोल फील्ड्स। तो टोटल कितनी कोल फील्ड्स थी गाइज?
तो 5 कोस्टल कोल फील्ड्स यहाँ पे पाई जाती हैं विच कुड डिलीवर द प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट इनटू शिप। एक तो एफिशिएंटली, दूसरा क्विक, और तीसरा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड्स द शिप क्या कर सकती थी, ये जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी डिमांड है, उसको फुलफिल कर सकती थी। Since the coal fields were near the coast, ship building increased। अब चूँकि वहाँ पे आप खुद ही सोच सकते हैं कि लेट से एक ट्रांसपोर्ट हमारा शिप है यहाँ पे, तो शिप के थ्रू अगर कोल को जाना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शिप की संख्या बढ़ा देंगे सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा कोल को हम लोग क्या कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पे शिप बिल्डिंग के प्रोसेस भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप आयरन और कोल के मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यू कैसल में, ठीक है, लीड्स में, मैनचेस्टर में, लिवरपूल में, देन शेफील्ड में, देन बर्मिंघम में, एंड ऑल्सो इसी तरीके से ब्रिस्टल में, लंदन में। तो ये कॉर्नवाल में, ये सारे कुछ ऐसे प्लेसेस थे गाइज जहाँ पे एक ह्यूज आयरन एंड कोल मैन्युफैक्चरिंग एरिया पाया जाता था। ठीक है, द ब्रिटेन आयरन इंडस्ट्री quadrupled its output between 1800 and 1830s and its product was the cheapest in the Europe। देखिए, जो ब्रिटेन की जो आयरन इंडस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब फोर्थ एकदम बहुत ही हाई एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने लगी, और कहीं ना कहीं उसका जो प्रोडक्ट था वो चीपेस्ट था यूरोप में। इन 1820 एट ऑन ऑफ पिग आयरन, जिसको हम लोग बोलते हैं, pig iron needed 8 tons of coal to make it, but by 1850 it could be produced by using 2 ton। तो इसका कोई आपका यहाँ पे कुछ स्पेशल यूज़ नहीं है इस लाइन का। by 1848 जो मेन लाइन है, the 1848 Britain was smelting more iron than the rest of the world put together। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं ना कहीं इन जो ब्रिटेन होता है वो इमर्ज होता है एज अ बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो 1848 वाज द टाइम व्हेन ब्रिटेन इमर्ज एज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर, और वहाँ पे स्मेल्टिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। ब्रिटेन वाज स्मेल्टिंग मोर आयरन दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पुट टुगेदर। मतलब अगर एक तरफ पूरे वर्ल्ड का एक तरफ, और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का, ठीक है, तो और तब भी ये जो है ये ज़्यादा था प्रोपोर्शन इसका। सो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है 1848 में। देन इसके बाद कॉटन स्पिनिंग, अब कॉटन की बात करते हैं। तो कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग, देखिए ब्रिटिश के लिए कॉटन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो लोग बेसिकली कॉटन बेस्ड जो कपड़े होते थे वो पहनते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर होता था उसके आधार पर द ब्रिटिश हैड ऑलवेज वुवन cloth out of wool and flax to make linen। From the 17th century, the country had been importing bales of cotton। importing bales of cotton मतलब कि बहुत बड़े बड़े जो, जैसे क्या बोलते हैं उसको, लट्ठे बोलते हैं ना बेसिकली, जो ग्रुप मतलब एक बल्क होता है ना। सो बेल्स ऑफ कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया, ठीक है, at great cost। As the East India Company's political control of the parts of India was established, it began to import along with cloth raw cotton which could be spun and woven into clothes in England। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं पहले इंडिया से कपड़े मंगाए जाते थे, काफ़ी हाई डिमांड रहती थी इंडियन क्लोथ्स की, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया की मार्केट के लिए, इंडिया के लिए बेनिफिशियल था। और लेकिन उसमें इंग्लैंड को काफ़ी ग्रेट कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। लेकिन जब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल कंट्रोल भी आफ्टर 1764 इस्टेब्लिश हो गया, तब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल था और बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट होने लगा इंग्लैंड में। अब यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, बाय इंडियन पोर्ट्स ये लार्ज अमाउंट ऑफ कॉटन जो है कहीं ना कहीं इंग्लैंड के थ्रू इंग्लैंड जाता था। ये मैन पावर है, मैन पावर इन दिस पिक्चर, वुमेन पावर वर्कड द ट्रेडमिल दैट लोअर्ड द लिड ऑफ द कॉटन प्रेस। तो कॉटन की एक मशीन होती थी जो कि कॉटन प्रेस करती थी, और इसको उस टाइम पे ट्रेडमिल कहा जाता था। तो यहाँ पे एक वुमेन है, वुमेन काम करती हुई हमें दिख रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल की अगर बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ को आप देख सकते हैं, लाइक ये आपका ग्लासगो में था, न्यू कैसल में भी था, लीड्स, मैनचेस्टर जहाँ पे आयरन के भी हैं, और यहाँ पे इसके भी थे, नॉटिंघम में है, बर्मिंघम में है, तो ये लंदन में भी है। तो दीज वर सम प्लेसेस। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो सिचुएशन होती है बच्चों की और महिलाओं की,
ठीक है, वो बहुत ही वल्नरेबल होती है. द इंडस्ट्री वॉज हैवली डिपेंडेंट ऑन The industry was heavily dependent on the work of women and children in factories. This exemplified the ugly face of early industrialization as will be described below. तो वो तो आप हम लोग भी अपने संविधान में जानते हैं कि 20, 21, 22, 23, 24 जो आर्टिकल दिए गए हैं, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन टू वर्क और हजार्डस वर्क, ये सब. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, वो कहीं ना कहीं वुमेंस के और साथ ही साथ बच्चों के राइट्स का कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है. क्यों? क्योंकि हाईली जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं उसमें वुमेन और छोटे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है. ठीक है. अब दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है वो आती है स्टीम पावर, जो मेरे को बहुत लगता है इंपॉर्टेंट बताना आप लोग को. द रियलाइजेशन दैट स्टीम कुड जनरेट ट्रमेंडस पावर वॉज डिसिसिव टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो ये चीज़ तो मतलब कोई एकदम पहले से प्री डिसाइडेड समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए. और इससे पहले मैंने आपको टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन में भी आपको स्टीम पावर के बारे में इंपॉर्टेंस उसकी बताई है, समझाई है, दैट हाउ द स्टीम पावर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इन प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि उससे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है. वाटर एज हाइड्रोलिक पावर had been the prime source of energy for centuries, but it had been limited to certain areas. मगर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, सर्टेन एरियाज़ हैं जहाँ पे इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे. सीजन्स एंड बाय द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर डिपेंडेंसी जो होती थी इसकी होती थी सर्टेन एरियाज, सीजन्स एंड बाय द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. नाउ इट वाज यूज्ड डिफरेंटली. मीन्स कहने का यहाँ पे वाटर एक हाइड्रोलिक पावर का काम करता था, हैड बीन द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक कहीं ना कहीं प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी थी ये काफ़ी सालों तक की. बट इट हैड बीन लिमिटेड टू सर्टेन एरिया, सिर्फ ये कुछ सर्टेन एरियाज़ पे ही डिपेंडेंट थी, सिर्फ वहीं पे ही थी ये, कुछ सीजन्स में ही इसका काम होता था. एंड बाय द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर. नाउ इट वॉज ऑल्सो यूज डिफरेंटली. अब वो वाटर जो है, जो हाइड्रोलिक पावर जनरेट करता था, अब उसको डिफरेंट तरीके से भी इस्तेमाल करा जाने लगा. स्टीम पावर प्रोवाइडेड प्रेशर एट हाई टेम्परेचर. स्टीम पावर जो होती थी वो प्रोवाइड करती थी प्रेशर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, दैट इनेबल्ड द यूज़ ऑफ द ब्रॉड रेंज ऑफ मशीनरी. तो जैसे कि स्टीम इंजन्स होते थे काफ़ी बड़े बड़े. ठीक है, जैसे एक कैटल का एग्जांपल हम लोगों ने देखा है. केटल जो होती है ना, तो जो केतली जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि जब कैसे एकदम हाई प्रेशर बन जाता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, तो उसमें कैसे उसका जो कप होता है, जो जो मतलब जो कैप होता है बेसिकली, वो कैसे एकदम उसमें मोशन जनरेट होने लगता है ड्यू टू दैट स्टीम पावर. This meant that steam power was the only source of energy that was reliable and inexpensive enough to manufacture the machinery itself. So मशीनरी में अब एक उन लोग को एक जो सर्टेन कह सकते हैं कि एक पावर मिल गई थी यूज़ करने के लिए, अपनी मशीन्स को रन कराने के लिए एक उनको सटीक और सर्टेन पावर मिल गई थी. ठीक है. थॉमस सेवरी बिल्ट अ मॉडल सिस्टम. इनका टाइम स्पैन याद रखिए 1650 से 1715 तक की. इंजन कॉल्ड द मीनर्स फ्रीडन. 1698 में इन्होंने बनाया था टू ड्रेन द माइंस. ठीक है. सो इनका इन्वेंशन था मीनर्स फ्रीडन. फ्राइड इन जो मीनर्स फ्रेंड था इनका, ये एक तरीके से मॉडल स्टीम इंजन था. और स्टीम इंजन था इनका एक मॉडल. और ये बना था कब? तो 1698 में बना था. और ये किस लिए बना था? तो माइंस को ड्रेन करने के लिए बना था. इसके बाद दीज इंजन्स वर्कड स्लोली इन शैलो डेप्थ एंड द बॉयलर्स बर्स्ट अंडर टू मच प्रेशर. अनदर स्टीम. लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक्स क्रिटिसिज्म इसका ये था कि ये इंजन जो थे वो जब काफ़ी शैलो डेप्थ में काम करते थे तो इनका बॉयलर जो होता था वो फट जाता था ड्यू टू मच हाई प्रेशर. Another steam engine was built by Thomas Newcomen in 1712. This had the major defect of losing energy due to continuous cooling of the condensing cylinder. तो इसका भी critics था कहीं ना कहीं. After 1800, steam engine technology was further developed with the use of lighter, stronger metals. Lighter मतलब हल्के, stronger metals, and manufacture of more accurate machine tools and the spread of better scientific knowledge. In 1840, British steam engines were generating more than 70% of all European horsepower.
तो एक तरफ 70% ऑफ यूरोपियन हॉर्स पावर और एक तरफ उनके स्टीम इंजन, तो वो उतनी ही एनर्जी कहीं ना कहीं जनरेट कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा एनर्जी वो जनरेट कर रहे होंगे। तो दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज़ बीन फ्लरिश्ड अक्रॉस द ब्रिटेन। रॉ मटेरियल्स कैसे सपोर्ट किए पूरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, कॉटन, वेदर इट इज़ आयरन, वेदर इट इज़ smelting, the process of extracting iron in the form of the liquid from their ores, एंड इसके बाद हॉर्स पावर के कंपैरिजन में जिस तरीके से स्टीम इंजन को, स्टीम पावर्स को कनेक्ट किया गया है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप सो दैट यू, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव लगी होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, because your like is very much important for me. Please share this video, please subscribe, please comment also. If you have any query then please do it in your comment section. um, I will try my best to reply to your questions. Till then, thank you so much, and be safe at your home. Jai Hind.